नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम एलटी ग्रेड एसएसटी प्रोग्राम के तहत एक महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म को लेकर के है, क्योंकि ये आपके टॉपिक का हिस्सा है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके आने की बड़ी संभावना है। तो आइए करते हैं। और ये हमारा जो ये आप लोग देख रहे होंगे हमारे टेस्ट सीरीज का पार्ट है, मतलब मैंने टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न कराया है। तो प्रमोशन के तहत एक दो वीडियो हम यहाँ आपको करा रहे हैं और कराएंगे, इधर 2-4-6 दिन तो वीडियो हमारा आता ही रहेगा, ताकि आप लोग ये बता पाएँ कि कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना, कैसे बीच का पार्ट लिखना है। इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, मैं पुनः बता दे रहा हूँ कि संस्थान जो है वो 7 अप्रैल से 2 बैच अपने स्टार्ट किया है। एक तो एलटी ग्रेड एसएसटी वाला ही जो चल रहा है, और दूसरा जो हमारा वर्ष भर चलता है यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। तो एलटी वाले बच्चे जुड़े क्योंकि उनका तो 14 तारीख से पेपर ही है, तो उनके लिए तो करो और मरो वाली स्थिति है। और जो हमारे पीसीएस के बच्चे हैं वो इस बार बहुत ही शिद्दत से मतलब लग जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि 24 में काफ़ी रिजल्ट भी उठा पटक रहा है और अच्छे अच्छे विद्यार्थी थोड़ा सा फेल हुए। और फेल होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि आप लोग जो है आंसर राइटिंग पे ध्यान नहीं देते। मतलब आप लोग को लगता है कि ठीक है पढ़ लेंगे, क्लास किए हैं, नोट्स बनाए हैं, लिख लेंगे, लेकिन बेसिकली वो लिख के आ नहीं पाते और प्रश्न आपका छूट जाता है। अगर आप एक प्रश्न 2 प्रश्न प्रत्येक पेपर में छोड़ के आ रहे हैं तो आप ऐसे ही अपने आप को बाहर मान लीजिए, नहीं पास होंगे इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात, इंटरव्यू कॉल तक नहीं होगा। और यदि आप इंटरव्यू के लिए उम्मीद तभी कर सकते हैं जब आपने सभी प्रश्न को किया हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि टेस्ट सीरीज से एक फ़ायदा ये आपको मिलेगा कि आप चूँकि डेली आंसर राइटिंग करेंगे, तो डेली आंसर राइटिंग करने से आपकी बहुत सी चीज़ें तैयार रहेंगी और एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी, आप लिख पाएंगे ठीक से। तो ऐसे में तभी पूरा प्रश्न पत्र आप कर भी पाएंगे। तो दोनों बैच हैं, आप लोग ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। और अधिक जानकारी के लिए नंबर फ्लैश कर रहा होगा, 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के मुख्य अभिलक्षणों को स्पष्ट करते हुए आज के भारतीय जीवन के विकास में सिंधु घाटी सभ्यता के योगदान को आरेखित करना है। तो मतलब इसमें देखिए 2 डायमेंशन। पहले आपको बताना जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो धार्मिक जीवन था, इसका मुख्य अभिलक्षण क्या था, मतलब धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। और फिर दूसरा बताना है कि भारतीय जीवन के विकास में, मतलब जो आज हमारा भारतीय जीवन जो विकसित हुआ, धार्मिक जीवन, ये बेसिकली भारतीय धार्मिक जीवन हुआ यहाँ के विकास में सिंधु घाटी सभ्यता का योगदान क्या रहा, उसको बताना है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आप परिचय दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय को लेकर के विद्वान जो है क्या एक मत नहीं है, किंतु अगर मोटे स्तर पे आप देखा जाए तो 3300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच का जो है इसका समय निर्धारित किया जाता है। और इसमें भी कई वर्गीकरण है, लेकिन मोटा मोटा यही माना जाता है। यह एक विस्तृत सभ्यता थी जो आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के राज्य में विस्तृत थी। तो इतनी बड़ी सभ्यता थी। इसका टाइम पीरियड आपने बता दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के प्रमुख अभिलक्षणों का प्रश्न है, तो अब आप छोटी सी भूमिका के बाद जो है, चूँकि 12 अंक का है तो आपके पास इतनी लिबर्टी रहती है कि 30 से 35 शब्दों में भूमिका लिखें, क्योंकि भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और यूपी में तो भूमिका निष्कर्ष पे अंक भी मिलते हैं। तो प्रश्न ये था कि जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के प्रमुख अभिलक्षणों का प्रश्न है, तो इसकी जानकारी निम्न पुरातात्विक स्रोतों से होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई धार्मिक चीज़ें, उसकी विशेषताओं से प्रश्न पूछा गया है ना, तो आप एक लाइन में ये बता दें कि जो धार्मिक विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता की, वे हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब उसकी जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें मोहरें हैं, मूर्तियां हैं, समाधान केंद्र है, यज्ञ की वेदिकाएं हैं, स्नानागार हैं, और कई जगहों से मिली जो ताबीजें हैं, इनसे क्या हो रहा है, तो इनसे हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की जानकारी मिलती है। अब इन्हीं को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इनकी जो सबसे पहली विशेषता थी, ये प्रकृति पूजक थे। कैसे पता चलता है, तो वनस्पति, जल और वायु की पूजा होती थी, ये इनके मोहरों से पता चलता है, यज्ञ की वेदिकाओं से पता चलता है, और
फिर जो और भी चीज़ें मिली हैं, तो इनसे पता चलता है कि ये लोग प्रकृति के पूजक थे। वनस्पतियाँ, जल, वायु की ये लोग पूजा करते थे। ये पशु की पूजा करते थे। और पशु की पूजा करते थे तो इतने लिख भर देने से आपको अंक नहीं मिलेगा, आपको आगे बताना होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे क्या मिला है, तो पशुपति शिव की मोहर मिली है, एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है, मतलब जो मोहर है उनमें एक श्रृंगी पशु है। फिर पशुपति शिव की मोहर है, फिर गैंडा है, हाथी है, कुबड़ वाला बैल है। इन सब का जो है हड़प्पा कालीन मोहरों में बहुतायत प्रयोग हुआ है। तो ऐसे ही लगता है कि ये जो है भाई, कोई चीज़ का अगर आप अपने सिक्कों पर, अपने मोहरों पर स्थान दे रहे हैं, तो वो बहुत ही आवश्यक या बहुत ही अनिवार्य वस्तु या चीज़ रही हो। तो इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये पशुओं की पूजा करते थे। और पशुओं में भी किसकी, तो एक श्रृंगी पशु, गैंडा, कुबड़ वाला बैल, ये सब की बड़ी महत्ता थी। फिर ये धरती की पूजा करते थे, क्योंकि एक मोहर से ज्ञात हुआ है कि एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, जिसे जो है कहीं न कहीं मातृ देवी के रूप में स्थापित किया गया है। तो आप इसका भी उदाहरण जरूर दीजिएगा। फिर समाधान केंद्रों से पता चलता है कि ये आत्मा और पुनर्जन्म को मानते थे। कैसे मानते थे, क्योंकि जब किसी की डेथ होती थी तो ये उस व्यक्ति की, जिसकी डेथ हुई, उसकी प्रिय वस्तु, मतलब हो सकता है कि उसका प्रिय कोई जानवर रहा हो या उसके खाने पीने के सामान, उसके आभूषण, तो वो समाधान केंद्रों से दफनाए हुए मिले हैं। तो ऐसी मान्यता थी कि भाई जब आदमी स्वर्ग में जाएगा तो इन सब चीज़ों का उपभोग करेगा, या पुनः जन्म लेगा तो इन सब चीज़ें उसे पुनः मिल जाएंगी। तो पुनर्जन्म का भी कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिलता है। कैसे, समाधान केंद्रों से। फिर आप देखेंगे कि समाज में जादू टोना, मतलब जो वर्तमान में भी है ही है, तो जादू टोना और बुरी शक्तियों में इनके विश्वास का पता चलता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जो है वो विशेषताएं हैं। अगर इनकी पूजा पद्धति आप देखेंगे, भाई धर्म में पूजा का बड़ा महत्व है, तो बिना पूजा पद्धति को बताए तो चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। तो पूजा में क्या है कि ये मूर्ति पूजा करते थे। यज्ञ का प्रमाण मिलता है, यज्ञ वेदिकाएँ कालीवली बंगा से मिली ही हुई है, आप लोगों को पता ही होगा, उदाहरण भी दे दीजिएगा। फिर ये लिंग योनि की पूजा करते थे। फिर पुरोहितों की प्रतिष्ठा थी, मतलब पुरोहित की मूर्ति तो मिली जो तिपतिया टाइप में साल ओढ़े हुए है, आप लोग खूब देखे होंगे। तो ये इनकी पूजा पद्धति, मतलब पूजा में क्या है, मूर्ति पूजा करते थे, यज्ञ का प्रमाण मिला है, लिंग योनि की पूजा करते थे, और पूजा कराने वाले पुरोहित की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो ये आप बता दिए। फिर इनके धार्मिक जीवन में विविधता थी, मतलब ये ऐसा नहीं था कि भाई अब ये जो इनका धार्मिक जीवन था वो एकेश्वरवादी नहीं था, ये बहुलवादी था। इनके बीच में इन्होंने शांतिपूर्ण अस्तित्व के जीवन पद्धति का क्या कर लिया था, तो विकास कर लिया था। मतलब विभिन्न देवी देवताओं में भी इन्होंने सामंजस्य बैठा लिया था, और एक शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने अपने धर्म को संचालित करते हुए जीवन में यापन किया। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए कहा जाता है कि वो शांत लोग थे, वो शांतिप्रिय लोग थे, वो अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देते थे, बिना मतलब के धार्मिक आडंबर या इस तरीके की चीज़ें वहाँ नहीं दिखती थी। अगर हड़प्पा सभ्यता, चूंकि आपका प्रश्न का एक पार्ट हो गया, अब दूसरे पार्ट में ये कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक विशेषताएं थी वो वर्तमान में कहाँ तक उसको प्रासंगिक हैं, मतलब उसकी विशेषताओं को हम अपने जीवन में अभी कितना अपना पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताइए। तो दूसरा पार्ट है, तो जैसे अब हमारे यहाँ भी वर्तमान में आप देखते होंगे कि प्रकृति पूजा क्या है, तो ये हो रही है। भाई जो हमारी मम्मी रही या हमारी अभी जो पत्नी है, तो ये लोग क्या है कि वट वृक्ष की पूजा करती हैं, पीपल में जल चढ़ाती हैं, एक सोमवार भौरी वाला होता है तो उसको गोल गोल घूमती हैं। तो ये क्या है कि प्रकृति के साथ एक जुड़ाव को दिखाता है कि प्रकृति पूजा आज भी हम कर रहे हैं। तो इसमें पीपल वट वृक्ष की पूजा की आप उल्लेख कर दीजिए। फिर पशु पूजा है, मतलब पशुओं की भी पूजा हो रही है। वर्तमान में कुबड़ वाले बैल की पूजा हो रही है। आज भी शहरों में तो नहीं दिखते, लेकिन हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव में एक दो बाबा लोग आते थे कुबड़ वाले बैल के साथ, और हम लोग उनको नंदी महाराज मान करके मतलब उनको खाने पीने का जैसे गेहूँ दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी। फिर मूर्ति पूजा हो रही है, ठीक है भाई, आज भी मूर्ति पूजा है, उस समय भी मूर्ति पूजा थी। यज्ञ का विधान वर्तमान में भी है। भाई हम लोग कोई भी
धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें फिर यज्ञ की आहुति होती है, अंतिम में यज्ञ ही कराया जाता है। और चाहे वो नवरात्र का व्रत हो या फिर रामायण का जो हम लोग अखंड कीर्तन करते हैं, सारी चीज़ों में यज्ञ का विधान होता है। हड़प्पा सभ्यता में भी होती थी। फिर टोटमवाद है, मतलब वही जादू टोना झाड़ फूक। आज भी मतलब सोचिए कि इस वैज्ञानिक उपलब्धियों के दौर में भी बहुत से ओझा सोखा मिल जाएंगे जो गांव में अभी भी उनका बड़ा प्रचलन है। मतलब हम लोग तो खुद ही गांव से चूँकि बिलोंग करते हैं, तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कहीं कुछ हुआ तो लोग कहें करे अरे फलाना ओझा के पास ले जाइए वो ठीक कर देगा। तो मतलब हम आपको अपना ही एक अनुभव बता रहे हैं कि एक बार गांव में थे और एक बच्ची को सांप ने काट लिया, तो लोग मेडिकल का इंजेक्शन लगवाने के बजाय ओझा की तरफ भाग रहे थे। ये तो कहिए कि हम थे तो वहाँ डांट डपट करके ले जाके उसको एंटी जो स्नेक वाला वो इंजेक्शन होता वो लगवाए और उसकी जान बची। तो ये सब चीज़ें आज भी हैं समाज में। पंडित जी लोग पहले भी उनकी प्रतिष्ठा थी सिंधु घाटी सभ्यता में भी, क्योंकि कई मूर्तियाँ मिली हैं। आज भी ब्राह्मण लोग पूजा पाठ में जो है वो इनकी भूमिका देखी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हड़प्पा सभ्यता से वर्तमान समय में अनवरत जारी हैं। आज भी विविधता के बीच सहअस्तित्व की भावना है। भाई आज भी हम लोग क्या है, बहुदेववादी हैं। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई देवी जी को मानता है, कोई शिव जी को, कोई विष्णु जी को, लेकिन फिर भी हैं हम लोग हिंदू धर्म से ही। मतलब तो वही है कि विविधता के बीच एकता का सामंजस्य आज भी है। तो यही सारी चीज़ें हैं और इसी तरीके से आप अपने उत्तर को ख़त्म करिए। इस प्रकार उपयुक्त से स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन में कई बातें वर्तमान में भी क्या है, अनवरत जारी है और आप लोग पीछे उदाहरण के माध्यम से देखे ही होंगे। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि कैसे उत्तर को क्रैक करना, मतलब प्रश्न को कैसे क्रैक करना है, कितने डायमेंशंस पूछा गया उसको देखना है, फिर आंसर राइटिंग करना और फिर निष्कर्ष देना है। इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाएं। बेहद ही फ्रूटफुल दोनों बैच हैं। मेंस आंसर राइटिंग बैच यूपी पीसीएस वाला जो 3rd पेपर से शुरू हुआ है और एलटी ग्रेड हमारा जो है वो हिस्ट्री से शुरू है और 13 तारीख से पॉलिटी भी शुरू हो जाएगा। यहाँ क्या है कि जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो डेली आपको हम ग्रुप में इसी तरीके से मॉडल उत्तर देंगे। और ये मॉडल उत्तर हमारा ऐसा नहीं है कि आज हम दे रहे हैं और कल नहीं। ये एलटी ग्रेड वाले बच्चे करीब करीब मान के चले उनका 250 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा और यहाँ तो 750 प्लस प्रश्न हम करा के भेजते ही भेजते हैं। और यहाँ तो और ज़्यादा बढ़ने की संभावना, देखिए बढ़ा तो हम यहाँ भी देते हैं एलटी वाले में भी, लेकिन समस्या ये है कि समय कम है। अब 2 महीने में अगर हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा दें, आप उसको समेट ना पाएँ तब, तो यहाँ फिर भी 250 क्वेश्चन करके जाएंगे तो आप 40 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे यार। और 1-2 क्वेश्चन अगर बाय द वे बाहर जाता है तो 1-2 क्वेश्चन का तो कोई नहीं दावा कर सकता। तो इतना तो आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। और सबसे अंत में यदि हमारे इतने इन सब लिंक को आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। सबसे पहला हमारा हमसे जुड़े रहने का सबसे सशक्त माध्यम है हमारा टेलीग्राम समृद्धि IAS का ऑफिशियल। तो ये @समृद्धि IAS ऑफिशियल, इससे ज्वाइन करिए। दूसरा हमारा है यूट्यूब चैनल जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। तीसरा जो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे चैनल बेहद ही उपयोगी हैं आपकी परीक्षा के लिए। यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।